क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मिलियंस ऑफ रुपीज़ को कैसे ट्रैक करते हैं? या एंशिएंट टाइम में लोग अपने गोल्ड्स और ट्रेज़र्स का हिसाब-किताब कैसे रखते थे? इसका सीक्रेट छुपा है लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस में, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम एंड वेलकम टू द वन एंड ओनली एनसी एकेडमी। आज हम अपनी क्लास 11th 2026 बैच के सबसे पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। इस वीडियो के एंड तक में आप पक्का भूल जाएंगे रटना और समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी बिजनेसेस अपने अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपना नोटबुक और पेन उठा लीजिए और मैं जो भी डेफिनेशंस या फिर जो भी मैं रूल्स बताऊं उसे आप आंख बंद करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक खोलिए और उसमें सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग लिखिए, वो ये है अकाउंटिंग। Accounting is the process. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating. Communicating the required information. Required information to the uh, sorry required information relating to the economic activities relating to the economic activities oblique event of an organization to the interested users, to the interested users। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन को समझ लीजिए क्या होता है। लिख लिए होंगे तो इसके बाद नहीं। तो सबसे पहले इन डेफिनेशंस को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगर आप लोग लिख चुके हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस में होता क्या गया है? तो इसमें सबसे पहला स्टेज होता है आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग और चौथा एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यहाँ हम लोगों को ऐसे इवेंट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशंस में, एक बिजनेस में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उन इवेंट में से हमें एक ऐसे इवेंट्स को पहचानने होते हैं जिसे फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बिजनेस, एक मतलब कंपनी है, उसमें एक मैनेजर को हायर किया गया, ठीक है। तो जब जिस वक्त उसे हायर किया गया उस समय वो इवेंट हुआ, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए वो इवेंट हुआ, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करने लायक इवेंट हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजर को हायर किए हैं तो इसमें कोई भी तरह का फाइनेंशियल एक्ट हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई पैसा का लेन देन अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, अगर उसी मैनेजर को सैलरी दिया जाता और उस टाइम जो इवेंट हो रहा होता उसे फाइनेंशियल अकाउंट में नोट करते। क्यों? क्योंकि उसे पैसों में तौला जा सक रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो जाता है अकाउंटिंग का? आइडेंटिफाइंग। दूसरा मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है? अब जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोगों का करेंसी क्या हो गया? रुपए। तो रुपए और पैसों के टर्म्स में जब हम लोग कोई वैल्यू को लिख रहे होते हैं, अब जो जितने भी लेन देन हुए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो तो पैसों की ही बात होगी।
तो उसे पैसों में लिखेंगे, रुपए में लिखेंगे। तो इसी को कहा जाता है मेजरिंग। अब अगर यही चीज़ अगर मुझे डॉलर में लिखनी हो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएनसीज जो बड़े बड़े एमएनसीज जो इंडिया में यहाँ पर सॉरी, बड़े बड़े एमएनसीज जो यहाँ पे इंडिया में जो काम कर रहे हैं, इंडिया पे जो इस्टेब्लिश्ड हैं, वो भी अपने रिकॉर्ड में जो है डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है कि आप मेजरिंग क्या मतलब आप किस टर्म्स को, आप किस करेंसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा, सॉरी, तीसरा, तीसरा रिकॉर्डिंग। अब एक बार जब आइडेंटिफाई और मेज़र कर लिया जाए, तो उसके बाद का स्टेज होता है हमारा रिकॉर्डिंग का। यानी कि अगर हमें पता चल गया कि ये फाइनेंशियल एक्ट ही है, इसमें फाइनेंशियल इवेंट हुआ है, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियली इफेक्ट हुआ है, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद जो भी इसका प्रोसेस है, मतलब जर्नल करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से ये सब चीज़ बनाएंगे। अब इन सभी रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट भी तो करवाना है। अब ये रिपोर्ट्स आखिर बनाए क्यों? एक कंपनी में एक अकाउंटेंट जो होता है वो इन सब रिपोर्ट को तैयार करता है। तो आखिर ये अकाउंटेंट ये सब मतलब जर्नल एंट्रीज पास क्यों करते हैं, लेजर क्यों मेंटेन करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? ताकि इसे हायर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को, हायर लेवल को ये कम्युनिकेट कराया जा सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन जो है अपने आप में पूरा का पूरा इस चैप्टर का समाये हुए हैं। इस चैप्टर का जो मेन कोर नॉलेज है अकाउंटिंग का, वो इस एक ही डेफिनेशन में समाया हुआ है। आप अगर इस डेफिनेशंस को वर्ड बाय वर्ड एकदम समझ गए और इसे अच्छा से अगर पता मतलब पढ़ लिए, तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब अकाउंटिंग के थ्योरी से रिलेटेड, तो आप उसके तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग में यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग, यस, आइडेंटिफाइंग है, मेजरिंग है, रिकॉर्डिंग है, कम्युनिकेटिंग है। ये चार प्रोसेस बता दिया गया है शुरू से लेके अंत तक में, शुरू से लेके अंत तक में। अब इस इसमें कैसे डाटा होते हैं, तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इवेंट, तो इकोनॉमिक एक्ट्स या इवेंट्स को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा और कोई फालतू चीज़ नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ये किसके रिलेटेड होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। और इन्हें कम्युनिकेट किसे कराया जाता है, तो इंटरेस्टेड यूज़र्स को कराया जाता है, यानी कि जिसे उस अकाउंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। देखो अकाउंटिंग का बहुत ही रिच हेरिटेज है। अगर हम एंशियंट इंडियन इंडियन टाइम का बात करें, तो उस टाइम पे भी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बात कर समय का बात करूँ, तो उसमें कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इसका जिक्र किया था। ठीक है, और अगर हम अभी 4000 बीसी का ही बात करें, तो वहाँ पर बेबीलोनिया, बेबीलोनिया नाम का जगह और एक इजिप्ट, तो बेबीलोनिया और इजिप्ट में जो है अकाउंटिंग का मतलब पहला मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत जो है अकाउंटिंग का इन्हीं जगहों से हुआ था, 4000 बीसी में। ठीक है, और अपना चंद्रगुप्त वाला टाइम पे भी। लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग का जो श्रेय जाता है, यानी मॉडर्न अकाउंटिंग जो आज हम लोग अकाउंटिंग को जिस तरह से समझते हैं कि ये बस छोटा मोटा हिसाब नहीं, बल्कि ये एक अपने आप में एक प्रोसेस है, इसे हम लोगों को बताया, मतलब ये जो है लुका पेसियोली द्वारा लाया गया। ठीक है, तो लुका पेसियोली को जो है फादर ऑफ द अकाउंटिंग भी कहा जाता है, एक्चुअली फादर ऑफ द बुक कीपिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम लाई। तो लुका पेसियोली के बारे में यहाँ पर आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना है, इसमें 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लुका पेसियोली ने 1494 को वेनिस में उन्होंने अपने बुक पब्लिश किए थे, जिसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में उसमें लिखा हुआ था। उस बुक का नाम था समर डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी
ये कुछ बुक्स थे जिन्होंने ये कुछ बुक थे जिसे लुका पेसियोली ने 1494 में पब्लिश किया था। तो पेसियोली ने आखिर नहीं, पेसियोली ने आखिर ऐसा क्या क्लेम किया था? तो देखो, पेसियोली डिड नॉट क्लेम दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग system but spread the knowledge of it. It shows that he probably relied on then current book keeping manuals as the basis for his masterpiece. In his book, he used the present day popular terms of accounting, that is, debit and credit. These were the concepts used in Italian terminology. देखो, यहाँ पर क्या आ जाता है कि लुका पेसियोली जो है, उन्होंने कभी भी क्लेम नहीं किया कि वही इन्वेंटर है डबल एंट्री सिस्टम का, लेकिन उन्होंने इसका मतलब खूब ज़्यादा इसने अपने मतलब इस टर्म्स को, इस नॉलेज को जो है फैलाया, ठीक है, मतलब एजुकेट किया, स्प्रेड किया, इस चीज़ को लोगों को समझाया। तो इस कारण से भी इन्हें जाना जाता है कि मतलब फादर ऑफ द अकाउंटिंग के रूप में इसे देखा जाता है। लुका पेसियोली ने ही अपने मतलब बुक में जो है, अभी के टाइम पे जो टर्म्स यूज़ हम लोग करते हैं, जो अभी जैसे डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हैं, वो उन्होंने अपने उस टाइम पे भी मेंशन कर रखा था। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट टर्म्स जो है, ये एक इटालियन टर्मिनोलॉजी से, यानी इटालियन शब्द है, इटालियन शब्द से इसे लिया गया है। वेयर डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो, जहाँ पर डेबिट जो है डेबिटो से निकल के आया है, और विच कम्स फ्रॉम द लैटिन डेबिटम, जिस जो डेबिटो जो है वो भी किससे निकल के आया है? लैटिन शब्द से। क्या नाम है उसका? डेबिटा एंड डेबो, विच मीन्स ओन्ड, विच मीन्स ओड टू द प्रोप्राइटर। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन क्रेडो। क्रेडिट भी जो है वो इटालियन शब्द से आया है, जो कि है क्रेडिटो, और वो क्रेडिटो जो है वो एक लैटिन शब्द से आया है, क्रेडो, विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीव इन द प्रोप्राइटर और owed by the proprietor. In explaining double entry system, Pacioli wrote that all entries have to be double entries. That is, if you make one creditor, you must make some debtor. He also stated that a merchant's responsibility include to give glory to God in their enterprises, to be ethical in all business activities, and to earn a profit. He discussed the details of memorandum, journal, ledger, and specialized accounting procedures. ठीक है, तो चलिए यहीं पर आप लोग फिर से अपने नोटबुक में आ जाइए और अपने नोटबुक में लिखिए हम्म, हम्म, Luca Pacioli wrote the first book on double entry system. Luca Pacioli wrote the first book on double entry bookkeeping system in Venice, सॉरी 19 नहीं, 1494, 1494। ठीक है, तो लुका पेसियोली जो है उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम उन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में लिखा था, वो भी 1494 में। इमेजिन कर लो कितना साल पुराना है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस चैप्टर का जान प्राण टॉपिक पर, जो कि है फोर पिलर्स।
4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग सिर्फ एक रजिस्टर नहीं है। अकाउंटिंग लिखने का एक तरीका है। ये एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को 4 मेन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो 4 मेन स्टेप्स मैंने जस्ट पहले भी मैं समझा चुका है अकाउंटिंग के डेफिनेशन के टाइम में। बस यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज़ को डीपली थोड़ा समझाना चाहता हूँ, तो इसे ध्यान से सुनना। एक सेकेंड, इन सभी को पहले रब कर दूँ। अरे, ओके, देखो, तो वो 4 स्टेप क्या क्या है? तो वो 4 स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। ये 4 मेन स्टेप्स है, ठीक है। ये 4 पिलर्स भी कहा जाता है, अकाउंटिंग का 4 पिलर्स भी इसे कहा जाता है। तो आइडेंटिफि वैसे मैंने पहले बताया हूँ, तो अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो it means determining what transactions to record, to identify events which are to be recorded. It involves observing activities and selecting those events that are of considered financial character and related to the organizations. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, वैसे ट्रांजैक्शंस वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसे पैसों में, जिसे इन मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र किया जा सके, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो, ठीक है। द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयर ऑफ are evaluated for deciding whether it has to be recorded in books of account. For example, the value of human resources, changes in marginal policies, or appointment of personnel are important, but none of these are recorded in books of account. देखो, यहाँ पर एक बढ़िया बात कहा गया है। देखो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू, चेंजेस इन मार्जिनल पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि कोई स्टाफ को हायर करना, कोई किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना, ठीक है, किसी भी काम के लिए, चाहे वो टेम्पररी वर्क हो या फिर परमानेंट वर्क हो, सैलरीड पर्सन हो या वेजेस मतलब दिहाड़ी में आया हो, वो किसी भी तरह का हो, अगर पैसों में बात हो रही है तब उसे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अपॉइंट किए हैं, हायर किए हैं, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। However, when a company makes a sale or purchase, whether on the cash or credit or pays salary, it is recorded in the books of account. हाँ, हालांकि अगर कंपनी अगर क्रेडिट में अगर मतलब सेल या परचेज कर रही है, ठीक है, क्रेडिट यानी उधार में, पैसा अभी तुरंत नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो जो इवेंट हुआ, वो अपने आप में पैसे की ही तुलना में है। तो वैसे इवेंट को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट में। मेजरमेंट, इट मीन्स, कहाँ गया पेन, हाँ, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन। सबसे पहला टर्म क्वांटिफिकेशन, यानी कि जिसे हम लोग एज अ क्वांटिटी उसको आइडेंटिफाई करवा सके, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल टर्म्स में, अब पैसों की क्वांटिफिकेशन क्या चीज़ में होगी? एस्टिमेट क्या चीज़ में उसको किया जा सकता है? मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी यूनिट्स में, ठीक है, जैसे हमारा ये इंडिया में यहाँ रुपीज़ और पैसे। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर कोई भी इवेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसे अगर पैसों में नहीं मेज़र किया जा सकता है, तौला जा सकता है, या पैसों में उसे नहीं देखा जा सकता है, तो वैसे इवेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चेंजेस इन पर्सनल आर नॉट सॉन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सा बात है। नया मैनेजिंग डायरेक्टर हायर करना, क्या
हायर करने से कोई पैसा का लेन देन हुआ है क्या? क्या मैनेजिंग डायरेक्टर आया है तो क्या वो अपना पैसा लेके आया है, या फिर कंपनी उसे एडवांस में पैसा दे रही है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने हायर किया, वो काम करेगा, काम करने के बाद उसका महीना लगेगा, तब उसे सैलरी मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो जब तक उसे सैलरी नहीं मिल रहा है, उसको हायर करने का जो इवेंट जो हुआ था वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जा सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी, आप लोगों ने जैसे मान लीजिए साइन कर दिए, जमीन का पेपर पे साइन कर दिए, तो वो जो साइन जो किए वो इवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। आप पैसा दिए, जमीन खरीदे, पैसा दिए, तब वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएगा। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग। तो ऊपर का दो काम हो जाने के बाद आराम से निश्चित रूप से उसके रिकॉर्ड कर देना है। तो इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म्स, देयर आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग में भी एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ ये टर्म्स को समझिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल होता क्या है? तो जैसे सीक्वेंस में लिखना तो आप लोगों ने सुने होंगे, ऑर्डिनल सुने होंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग का, तो क्या अकाउंटिंग का इवेंट जो होता है उसको एनालाइज करिए। वो आज जो हुआ, क्या मैं उसे अगले हफ्ते के तारीख में लिख दूं, चलेगा? या फिर जो मतलब मैंने मतलब जो कल होगा उस इवेंट को मैं आज ही लिख दूं, क्या ये चलेगा? तो नहीं। अकाउंट्स में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि वो डेट वाइज होना चाहिए। यानी कि जो भी इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शन जिस डेट में हुआ हो उसी डेट में उसका एंट्री बनना चाहिए। हाँ, आप रिकॉर्ड ठीक है, चलिए रिकॉर्ड आप कभी भी कर लीजिए। मान लीजिए आज ट्रांजैक्शन हुआ, आज आपको टाइम नहीं मिला, आप आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आप उसे कल करिए, परसों करिए, तरसों करिए, एक महीना बाद करिए। लेकिन जब भी करिएगा तो उसे आपको उसी डेट में मतलब एंट्री उसका दिखाना होगा जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हुआ। उसके अलावा आप कोई और डेट नहीं लगा सकते। तो यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, ये डेट वाइज चलना चाहिए। ठीक है। जो इवेंट जिस तारीख में हुआ वही तारीख में लिखाएगा, उसके अलावा और किसी में लिखोगे तो तुम ही समझो भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें तब। ओके। Recording is done in a manner that the necessary financial information is summarized as per well established practice and is made available as and when required। सिंपल सा बात है। तो रिकॉर्डिंग क्यों किया जाता है? रिकॉर्डिंग को इस तरह से किया जाता है ताकि उसे एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में समराइज कर किया जा सके, और उसे ईजिली उसको जब मन करे तब वो उसे इवेलुएट कर सके, उसे देख सके, उसे जांच सके, उसे परख सके। तो ये होता है रिकॉर्डिंग का मेन एजेंडा। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन। सब तामझाम हो गया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब हो गया, आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आता है असली चीज, कम्युनिकेशन। अब अकाउंट्स जो होता है उसे कम्युनिकेट करवाने के लिए, मतलब उसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है, अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? क्या राह चलते कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आएगा, बोलेगा कि यार चलो अपना अकाउंट्स निकाल के दिखाओ, तो क्या दिखा देना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन जो है इंटरेस्टेड यूज़र को होना तो चाहिए, लेकिन उसका वो हक बनना चाहिए। ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं सीईओ की, इंटरनल यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर में ही रहते हैं। ठीक है, अंदर अंदर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। और एक्सटर्नल यूज़र वैसे यूज़र को कहते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड रहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन का काम उनके बिना नहीं चल सकता है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल यूज़र कहते हैं। ठीक है। जैसे इंटरनल का एग्जांपल सीईओ, मैनेजर, क्या मतलब स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, वर्कर, ये सब। और अगर बात करें एक्सटर्नल यूज़र का तो उसमें हो जाएगा आपका सप्लायर, बैंकर,
और इस क्रेडिटर, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका एक्सटर्नल यूज़र में। तो इकोनॉमिक इवेंट्स are identified, measured, and recorded in order that the uh, per- pertinent information is generated and communicated in a certain form of management and other internal external users. The information is regularly communicated through accounting reports. These reports provide information that are useful to a variety of users who have an interest in assessing the financial performance and the position of an enterprise, planning and controlling business activities and making necessary decisions from time to time. The accounting information system should be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time. Reports can be daily, weekly, monthly, or quarterly depending upon the needs of the user. An important element in the communication process is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant information. समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने कहा वही सब है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप लोग नोटबुक निकालिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिया हूँ चारों स्टेप्स का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इन सभी को आप लोग अभी कॉपी में लिख लीजिए, लिख लीजिए या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को करते हैं रैप। और आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फोर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो उस वीडियो में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो अकाउंटिंग में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब हर बार आपको वो टर्म्स जो है अकाउंटिंग में आपको दिखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक ही इस मतलब हमारे क्लास का अटेंडेंस रहेगा। और एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। तो वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपका जो भी डाउट हो उसे कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।